हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया चैप्टर हमारे क्लास 9th का बायोलॉजी टिश्यू। तो जो बच्चे सेल चैप्टर पढ़ के आए हैं उनके लिए तो भाई मोस्ट वेलकम, और जो बच्चे सेल नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो बच्चे देखे हैं या जो बच्चे नहीं देखे हैं सबको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। वैसे भी आज ये इसका फर्स्ट वीडियो है तो हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा टिश्यू चैप्टर है ना। आज हम टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चीज़ कि अगर आप टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपका सेल क्लियर होना चाहिए। अब जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि सेल क्या होता है तो हम थोड़ा सा बेसिक से चलने वाले हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ डायरेक्ट, है ना, इससे थोड़ा अच्छे समझ में आता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और ये किताबों में दिया भी होता है कि मान लो हमारे पास एक ब्रिक है ना, ईटा समझते ही हो, ब्रिक BRIC के एक ब्रिक है, ठीक। अभी जो ब्रिक होता है ना यही हमारे बॉडी में एक सेल की तरह काम करता है। मेरी बात सुनो, मान लो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रिक्स हैं ना, एक ब्रिक हो गया, 2 ईंटें हो गए, 3 ईंटें हो गए, 4 ईंटें हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारे ईंटें हैं, ठीक है। और मान लो ऐसे बहुत सारे ईंटों को जो हमने जोड़ा है एकदम अच्छे से तो हमारा एक दीवार खड़ा होता है कि नहीं, एक दीवार खड़ा होता है। और जब ऐसे ही बहुत सारे दीवार जुड़ जाते हैं तो क्या खड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक रूम बन जाता है। मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा मैं सही से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं इसको सही से बनाता हूँ, घबराना नहीं है। जिनको नहीं पता है सेल क्या होता है वो भी इस बात को समझेंगे। सुनो, मान लो मेरे पास ये एक ईंटा है, ये एक क्या है, ईंटा है ना, ब्रिक्स है ये, ठीक। अब अगर मैं इस एक ईंटे को ऐसे जोड़ता जाऊँगा ना, ऐसे बहुत सारे ईंटे को, मान लीजिए ये मैंने एक लेयर जोड़ा है ना, ऐसे मैंने एक लेयर जोड़ दिया, एक लेयर बन गया, फिर मैंने इसके ऊपर एक और लेयर जोड़ दिया। तो जैसे जैसे मैं ईंटे को जोड़ता जाऊँगा एक दीवार बन जाएगा, है कि नहीं, एक दीवार बन जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, एक दीवार बन जाएगा। अब मान लो यही मैंने एक दीवार ऐसे रख दिया, एक दीवार मैंने ऐसे रख दिया, एक दीवार मैंने ऐसे रख दिया, एक दीवार मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। क्या बन गया, ये हमारा रूम बन गया, है कि नहीं, ये हमारा रूम बन गया। और ये मान लो हमारा ये वॉल बन गया, और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ब्रिक्स है, ये हमारा ईंटा है, एक ही ईंटा है कि नहीं। अब मान लो हमने ऐसे बहुत सारे 2-4 कमरे को हमने एक साथ रखा, हमने 2-4 कमरों को ऐसे एक साथ रख लिया, है कि नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रूम का पूरा सिस्टम है। जब कोई चीज़ें एक साथ होती हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और जब बहुत सारे हमने रूम्स को एक साथ कर दिया तो ये बहुत सारे रूम्स हमारा एक क्या बना लेते हैं, एक घर बन जाता है, एक होम बन जाता है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ हमारे आसपास हमको देखने को मिलता है ना। ये तो सबने देखा होगा, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये सबने देखी होंगी, ठीक है। अब हमें इसे अपने कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, अगर मैं ये घर है मान लो, ठीक है, इस घर से अगर मैं एक एक ईंटे को निकालना स्टार्ट करूँगा, एक एक घर में ईंटे को निकालना स्टार्ट करूँगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रूम बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब ये रूम किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे क्या कह रहा हूँ, 4 दीवारों से मिलके एक रूम बना हुआ है। अब अगर मैं दीवारों से को भी तोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, कुछ मान लो एक दीवार बचा, और अगर मैं इन दीवारों को भी तोड़ूंगा तो क्या लास्ट में बचेगा, एक ईंटा बचेगा। मतलब एक एक ईंटा जब जुड़ा तब एक दीवार बन गया, और एक दीवार को जो हमने जोड़ा तो एक क्या बन गया, रूम बन गया। और जब बहुत सारे हमने रूम को जोड़ा, रूम सिस्टम बोल के, जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे साथ होता है। क्या हम इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं ये जो ब्रिक है, ये जो ईंटा है, क्या है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ होम है। क्या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ होम है, क्या हम कह सकते हैं, क्यों कहेंगे भाई इसको हमको यूनिट ऑफ होम क्यों कहना है, इसको हमको स्ट्रक्चर ऑफ होम क्यों कहना है, क्योंकि ब्रिक एक ईंटा ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे घर को बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है, एक एक ईंटा ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है पूरे घर को बनाने के लिए, इसलिए हम इसको यूनिट बोलेंगे। और इसी एक ईंटे ने आपस में ऐसे इन्होंने अरेंज हुआ है, ये आपस में ऐसे अरेंज हो गए हैं कि इन्होंने घर का एक स्ट्रक्चर बना दिया है।
तो ये घर को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो ईटा है, पहला चीज़ यूनिट ऑफ फॉर्म है ना, कि इससे मिलके ही सारे घर बने हुए हैं, और स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि ये ईटा ही है जो कि हमारे घर के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि भाई किसका घर किस स्ट्रक्चर का होगा। भाई डिज़ाइन तो बनते हैं ना, तो उस डिज़ाइन में क्या होता है, ईटे को अलग अलग शेप में उनको अरेंज करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर देता है। तो क्या ये बातें क्लियर है कि जो यूनिट चीज़ होती है वो हमको क्लियर है कि अगर हम घर की बात करते हैं तो घर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ईटा होता है, ब्रिक होता है, वो भी हमारे घर का क्या है कि यूनिट है। जब एक एक ईटा जोड़ा जाता है तब एक घर बनता है, और यही हमारे घर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम अलग अलग ईंटे को अलग अलग अरेंज के फॉर्म में रखेंगे तो ये घर को एक स्ट्रक्चर देता है ना। तो आई होप कि ये एग्जांपल्स क्लियर होगा। अब यही एग्जांपल्स को हमें अपने कॉन्सेप्ट पे यूज़ होना। अब आप इसी ब्रिक को मान लो ये सेल है, क्या है ये सेल है ना। सेल को हम लोग कहते हैं कि ये यूनिट है किसका, हमारे लाइफ का, यूनिट ऑफ लाइफ है ना, फंडामेंटल, और इसको हम लोग स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि भैया देखो हमारी जो बॉडी है ना, जैसे घर हो गया, घर का एक एक जो भी चीज़ें हैं वो ईंटे से मिलकर बना हुआ है, वैसे जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी का हर पार्ट एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। घर का जैसे एक एक कोना एक ईंटे से मिलकर बना हुआ है, वैसे हमारे बॉडी का हर पार्ट एक एक सेल से मिलके बना हुआ है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल ही है जो हमारे लाइफ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब हर इंसान का जो बॉडी का शेप वो अलग अलग होता है ना, कोई पतला दिख रहा है, कोई मोटा दिख रहा है ना, कोई बहुत सुंदर दिख रहा है ना, कोई एकदम बेकार दिख रहा है, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी सेल ही डिसाइड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये सेल है ये हमारी लाइफ का यूनिट है ही, साथ ही स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के शेप को भी डिज़ाइन करने में सेल हमारी हेल्प करता है, ठीक है। आई होप कि सेल क्लियर होगा। अब जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्रिक्स था, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये ग्रुप है किसका, ईंटों का, ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटों का ब्रिक्स है, इसको हमने दीवार बोल दिया। क्या हमने इसको ग्रुप ऑफ ब्रिक्स बोला, नहीं, क्यों, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रिक है, ये क्या, ये ग्रुप ऑफ ब्रिक है, क्या हम दोनों को एक ही वर्ड में बोलते हैं, नहीं, हम इसको ब्रिक बोलते हैं और इसको हम वॉल बोलते हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे ग्रुप ऑफ ब्रिक्स तो ये उतना क्लियर नहीं करता कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, बट अगर हम वॉल बोलते हैं तो वॉल की हमारी एक इमेज बन जाती है। सेम उस तरीके से यहाँ पे एक सेल अकेला है, जब ये ग्रुप में हो जाते हैं, जब सेल्स ग्रुप में हो जाते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं। जिस तरह एक ईंटा जब ग्रुप में जाता है तो दीवार बनाता है, उसी तरीके से जब सेल ग्रुप में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं। आई होप इतना बात क्लियर होगा। अब जब टिश्यू ग्रुप में हो जाएंगे, है ना, जब टिश्यू किस में हो जाएंगे, ग्रुप में हो जाएंगे, कौन ग्रुप में हो रहा है, टिश्यूज जब ग्रुप में हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। जस्ट लाइक हमारा ये रूम हो गया, जब बहुत सारे वॉल्स एक ग्रुप में हो गए तो क्या हमने इसको कहा ग्रुप ऑफ वॉल। अरे भाई वॉल ग्रुप में है, इसको हम ग्रुप ऑफ वॉल भी तो कह सकते हैं, बट नहीं, हमने इसको क्या दे दिया, हमने इसको एक वर्ड दे दिया, रूम दे दिया। सेम इस तरीके से जब टिश्यू भी ग्रुप में होते हैं तो हम इसको ग्रुप ऑफ टिश्यू नहीं बोल रहे हैं, हम इसको ऑर्गन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग ऑर्गन्स बोल रहे हैं। और जब बहुत सारे रूम्स आपस में मिलते हैं तो एक हमारा रूम का पूरा सिस्टम बनता है। सेम उसी तरीके से जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की बात कर रही है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। बात समझ में आ रही है। और इसी स्पेलिंग SYS अगर, और इसी ऑर्गन सिस्टम जब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो हमारा पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, जस्ट लाइक आवर होम। क्या ये बात समझ में आ रही है। एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, एक सेल है, हम इस सेल को लाइफ का यूनिट बोलते हैं। क्यों हम कहते हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे लाइफ को, हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी चीज़ है वो सेल ही है। अगर हम अपने बॉडी में से एक एक सेल को निकालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। सेम अगर आप अपने घर में से एक एक ईंटा डेली निकालते रहो तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका जो घर है वो
खत्म, है ना। सेम उस तरीके से अगर हम अपने बॉडी में से एक एक सेल निकालते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का क्या है, यूनिट है। सेल ही से हमारी पूरी बॉडी मिलके बनी हुई है। सेकेंड चीज़, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि देखो भाई हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, हर इंसान अलग अलग दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, किसकी वजह से है, ये सेल्स की वजह से है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब सेल्स जब बहुत सारे होते हैं, यानी जब ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे हम इनको टिश्यू बोलते हैं, है ना। सेम जब बहुत सारे ईटा एक साथ होगा हम इसको यहाँ पे वॉल कह दिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स बनाएंगे, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और यही ऑर्गन सिस्टम को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हायरार्की है। क्या ये हायरार्की कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये हायरार्की है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना। 1-2 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं कि भाई चलो, है ना, सेल्स का जो भी हमारा हायरार्की है वो बता दो, यानी कि मतलब लेवल्स बता दो, है ना। आप इसको लेवल्स कह सकते हैं अपनी भाषा में, लेवल्स बता दो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो आप चाहो आप इसको वीडियो को पॉज करके इससे आप नोट कर सकते हो, है ना। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, जो टिश्यू टर्म है ना, जो टिश्यू टर्म है, इसको कौन दिया था, टिश्यू टर्म गिवन बाय बुक में क्वाइंड लिखा होता है। क्या पढ़ते हैं इसको, मैं तो इसको क्वाइंड पढ़ता हूँ ना। क्वाइंड बाय, किसने दिया था इसको, एम.एफ. है ना, ज़ेवियर एक साइंटिस्ट है, ज़ेवियर बीचट ने दिया था इसको। कब दिया था, 1792 में दिया था, ठीक है, 1792। ये आपके बुक में दिया होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो जो टिश्यू, वो ये टर्म किसने दिया था, है ना भाई, जो टिश्यू है ये टर्म किसने दिया, किसने कहा कि इस चीज़ को हमको टिश्यू कहना है, वो किसने कहा था, एम.एफ. ज़ेवियर ने, बीचट 1792 ने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें इन विच, है ना, वी स्टडी, है ना, वी स्टडी, है ना, अबाउट टिश्यूज़, है ना। हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर फंक्शंस के बारे में, THIER, देयर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, टिश्यू टर्म किसने दिया था, एम.एफ. ज़ेवियर बीचट ने 1792 में दिया था। हिस्टोलॉजी क्या होती है, साइंस का वो सब्जेक्ट, है ना, साइंस के हम जिस भी सब्जेक्ट में टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना, टिश्यू के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने सेल में बताया था कि हम जब सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, उस चीज़ हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा है कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू टर्म किसने दिया था, है ना, एंड दैट इज़ ए हिस्टोलॉजी, कि हिस्टोलॉजी होती क्या चीज़ है। अब जो मेन चीज़ क्या है कि टिश्यू जो है उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना, हमें टिश्यू क्यों पढ़ना है भाई। हमारे भैया इस बुक में टिश्यू चैप्टर को क्यों दिया गया है ना, इंक्लूड क्यों करना है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट की बातें करना है। क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल्ड हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे अमीबा हो गए, है ना, अमीबा हमारा सिंगल सेल्ड है ना, हमारे प्रोटोजोआ हो गए, ये भी हमारे क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिंगल सेल्ड क्या होता है ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, ऐसे भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, वो सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। ये सारे जो भी काम है ना वो खुद से करते हैं, मतलब इनका एक सेल, है ना, सारे काम को करने के लिए क्या होता है,
काफ़ी होता है। बट जैसे हम अपनी बात करते हैं, है ना, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अच्छा, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, मतलब कि हर सेल्स को, है ना, अपना अपना काम दे दिया गया कि भाई तुम ये सेल्स हो, तुमको ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा कार्डियक सेल्स है, हमारा मतलब हार्ट का सेल्स है, तो हार्ट के सेल्स को ये कह दिया गया है तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हें बस ब्लड को पंप करना है। बात समझ में आ रही है। मान लो हमारे किडनी के सेल्स हैं, तो किडनी के सेल्स को ये कह दिया गया भैया तुमको बस अपने वेस्ट जो भी मटेरियल है ना उसको बाहर निकालना है, छानना वरना है, जो भी सारे काम होते हैं, है ना। मान लो हमारे ब्लड वाले सेल्स हैं, तो ब्लड वाले सेल्स को एक काम दे दिया गया है कि भैया तुमको ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट्स में क्या करना है, पहुँचाना है। तो हमारे बॉडी में क्या है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम दे दिया गया है, जैसे कि लेबर काम कर रहे हैं। भाई अगर कहीं घर बन रहा है वहाँ पे लेबर लगे होते हैं और हर लेबर अपना अलग अलग काम करता है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि भैया हर सेल्स अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर सेल्स अलग अलग काम करता है ना। इसलिए यहाँ पे टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे एक सेल काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है, एक सेल काम नहीं कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही है, इसलिए हमको क्या चाहिए, टिश्यू चाहिए, है ना। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। फिर हम टिश्यू का डेफिनेशन लिखते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, कुछ नहीं, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड, है ना, एंड सिमिलर फंक्शन विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, है ना। इसको कहीं कहीं मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। खत्म हो रहा है, ठीक है, इनको लोग टिश्यू कहते हैं। तो क्या लिखा गया है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल्स के ग्रुप होने चाहिए जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के। ऐसा नहीं है कि मान लो दिल का एक सेल लिया, किडनी का एक सेल निकाला, हार्ट का, है ना, मतलब किडनी का एक सेल निकाला, लंग्स का एक सेल निकाला, सबको जोड़ के टिश्यू बना दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। टिश्यू का मतलब होता है जितने भी सेल्स होंगे ग्रुप में सबका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, है ना। का जो हमारा हार्ट का सेल्स का टिश्यू है वो अलग रहेगा, किडनी का टिश्यू अलग रहेगा। ऐसा कभी नहीं करना है कि हार्ट का टिश्यू दो चार हार्ट किडनी का टिश्यू लिया, है ना, कुछ लीवर्स के टिश्यू उठा के एक साथ रख दिया, वो हमारा सेल्स को एक साथ रख दिया, वो हमारा टिश्यू बना दिया। नहीं, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे मान लो एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ठीक है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। अब इनमें पहला क्या खास बात है कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, सब गोल गोल है। ऐसा नहीं करना है कि एक सेल गोल वाला रख दिया, एक सेल ऐसे वाला रख दिया, है ना, एक सेल ऐसे वाला रख दिया, एक सेल ऐसे वाला रख दिया। भाई ये टिश्यू नहीं है। टिश्यू मतलब क्या हो गया, सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए, देखो सबका स्ट्रक्चर सेम है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर फंक्शंस। अरे भाई, जब सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे ना तभी सिमिलर फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब बात करते हैं कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये मान लो एक सेल है, ठीक, एक सेल ये रहा। अब इन दो सेल्स के बीच का ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सेलुलर स्पेस इसको कहा जाता है। मतलब दो सेल्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, दो सेल्स के बीच की जो जगह होती है वो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना। और इसके अंदर जो चीज़ भरा होगा, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस भरे होंगे, जो भी सब्सटेंस होंगे उनको कह देंगे इंटर मतलब कि बीच में है, सेलुलर मतलब ये सेल्स के बीच में है, और क्या है, सब्सटेंस है। क्या ये बातें क्लियर है? मैं फिर से कह दे रहा हूँ। इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में, और जो सब्सटेंस है उनको बोल देंगे इंटर सेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, जिनको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना, कॉल्ड टिश्यू, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, है ना, आराम से, ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रुप में होने चाहिए, हैव क्या सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, और फिल्ड विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस होना चाहिए, है ना।
इंटरसेलुलर क्या होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। आई होप कि टिश्यू का डेफिनेशन क्लियर होगा, है ना। तो आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, क्या ये बातें क्लियर है भाई, ठीक है। अब जो टिश्यू होते हैं वो हमको दो टाइप के पढ़ने हैं। हमको ये जो टिश्यू पढ़ना है, ये टिश्यू हमको टू टाइप्स के पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक हमको प्लांट वाला पढ़ना है, एक हमको प्लांट वाला पढ़ना है, और एक हमको एनिमल्स वाला पढ़ना है ना भाई। एक जानवरों वाला टिश्यू पढ़ना है और एक प्लांट वाला टिश्यू पढ़ना है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, है ना। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, ठीक है। अब डिफरेंस बात कर लेते हैं ना, प्लांट टिश्यू के बारे में मार्कर नहीं चल रहा है भाई, एंड एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट होगा क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक। अब पहली चीज़ मेरे को बताओ कि क्या प्लांट मूव कर सकते हैं? नहीं भाई, प्लांट मूव नहीं करते हैं, मतलब प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं, प्लांट मूव नहीं करते हैं, है ना। लोकोमोशन नहीं करते हैं मतलब उनको लोकोमोशन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। प्लांट एक जगह पे क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, मतलब कि रेस्ट पे रहते हैं, चलते नहीं हैं, है कि नहीं है। यानी उसको क्या, उनको क्या चाहिए, उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, पहला चीज़। और है ना, क्या पहला चीज़ है, प्लांट मूव नहीं करते हैं, यानी कि और जो मूव नहीं करते हैं इनको सपोर्ट चाहिए खड़े रहने के लिए, है कि नहीं। प्लांट को एक जगह पे खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इनके पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मालूम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मालूम मैं मूव नहीं कर सकता, मालूम मैं प्लांट हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो मेरे को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए भाई, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, मेरे को कुछ सपोर्ट करती है। तो प्लांट में जो भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहला चीज़, प्लांट में जो डेड सेल्स होते हैं, मार्कर खत्म हो गया, जो डेड सेल्स होते हैं, है ना, ये मैक्सिमम इन नंबर, मैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। बट हमारे में क्या है, हम तो खड़े रहते नहीं हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको लिविंग सेल्स, है ना। तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम क्या होते हैं, लिविंग सेल्स मैक्सिमम होते हैं। लिविंग जो सेल्स होती हैं क्या होंगी, वो मैक्सिमम होंगी, है ना, मैक्स होंगी। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुआ, है ना। सेकंड चीज़, अब इनको ये लोकोमोशन तो करते नहीं है, तो इनको ज़्यादा मेंटेन करने की वही रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है ना। तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस, है ना। लोकोमोशन करते नहीं है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, इसलिए कम एनर्जी में काम चल जाएगा। इसमें क्या लिखना है, सेकंड चीज़, भाई हम तो लोकोमोशन करते हैं, तुमको क्या चाहिए, मोर एनर्जी है ना, रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी क्या हो गया, रिक्वायर्ड, किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस के लिए हमको ज़्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ये ग्रो होते हैं, है ना, ग्रो करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड करते हैं, ग्रो, हाँ ग्रो सही है ना, डिवाइड करते हैं, सारे नहीं, सम डिवाइड करते हैं थ्रू आउट लाइफ। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे, है ना, ये कब तक ग्रो करेंगे, ग्रो अप टू, कब तक, जब तक कि इनमें मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, मैच्योरिटी, इसको हम लोग कह सकते हो एक सर्टेन एज तक। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या है, डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम नंबर में, क्यों, क्योंकि इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है ना। हमारे में क्या है, हमको लिविंग सेल्स ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोकोमोशन शो करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वी शो लोकोमोशन, है ना, हम लोग लोकोमोशन को शो करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, अब देखिए डेड सेल्स है तो इनको कम एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, है ना, प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। सेकंड चीज़, हम लोकोमोशन करते हैं तो हमको मोर एनर्जी क्या है चाहिए, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये बात समझ में आ रही है, हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। थर्ड चीज़,
जो प्लांट टिश्यू होता है ना, वो डिवाइड करते हैं थ्रू आउट लाइफ। सारे टिश्यूज नहीं करते हैं, बस कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ डिवाइड लिखा है, यहाँ ग्रो लिख दिया है, ठीक है ठीक है, यहाँ डिवाइड लिख दिया है, यहाँ ग्रो लिख दिया है, ठीक। हमारे में क्या है कि हमारे में सेल्स तो डिवाइड होते हैं, है ना, ग्रोथ होते हैं, बट कब तक, एक मैच्योरिटी तक, है ना, एक सर्टेन एज तक होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आई होप क्लियर होगा, है ना। तो अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं, है ना, ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। किसमें हमको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 पार्ट्स में। किस किस पार्ट्स में, एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा और एक हमारा परमानेंट हो जाएगा, है ना। अभी के लिए भाई बस इतना ही, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक। और एनिमल टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है ना, डू नॉट ऑकर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डू नॉट ऑकर डिफ्रेंशिएशन, ठीक। नेक्स्ट 5th की बात करते हैं। जो प्लांट टिश्यू होता है, मार्कर एकदम खत्म, जो प्लांट टिश्यू होता है ना, वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस कॉम्प्लेक्स किससे, देन एनिमल से, है ना, देन एनिमल से। यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, एनिमल टिश्यू, है ना, मोर कॉम्प्लेक्स किससे, देन प्लांट से। तो भाई रटना छोड़ दो अभी ना, रटना नहीं है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, है ना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना, क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या था कि प्लांट मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो उनको सपोर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए जो कि डेड सेल्स के मिलके बना होता है, यानी कि उसमें मैक्सिमम डेड सेल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं तो उनमें लिविंग सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकेंड चीज़ की हमने क्या बात करी थी कि वो लोकोमोशन तो करते नहीं है, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, इसलिए उनको कम एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, बट एनिमल्स को क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस के लिए। थर्ड की हम बात करते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, कब तक, थ्रू आउट लाइफ तक। सारे नहीं, बट कुछ ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं, है ना। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं वो ग्रो करते हैं, बट एक सर्टेन एज तक करते हैं। जब इंसान मैच्योर हो जाता है उसके बाद सेल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या बात किया कि जो प्लांट होते हैं उनको हम लोगों ने 2 पार्ट में उनके टिश्यू को डिवाइड कर दिया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। एनिमल में ऐसा हमने कुछ नहीं किया। फिफ्थ, प्लांट टिश्यू ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्स होता है ना। जो प्लांट टिश्यू होता है वो एनिमल सेल से कम कॉम्प्लेक्स होता है, बट जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो प्लांट टिश्यू से क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का। तो हमने क्या क्या देखा आज, है ना। हमने बेसिक डेफिनेशन देखा, है ना, सेल्स क्या होते हैं, सेल से टिश्यू कैसे बने, है ना। फिर डेफिनेशन हमने देखा, टिश्यू को टर्म किसने दिया था, हिस्टोलॉजी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में बात की है। और हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने थर्ड पॉइंट आपको करवाया था कि डिवाइड प्लांट टिश्यू थ्रू आउट लाइफ। आप वहाँ पे ग्रो कर लो, है ना, क्योंकि आपके बुक में ग्रो ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने 5 पॉइंट आपको बताए हैं ना। तो मार्कर चल नहीं रहा है, तो आज के वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक नए टॉपिक के साथ, है ना, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है भाई, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। जो बच्चे सेल का नहीं देखे हैं वो भाई देख के आओ, है ना, कहीं से देख के आओ, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार सेल पढ़ के आओ, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।